वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल यूपीएससी एजुकेशन पॉइंट। आज हम बात करेंगे पॉलिटी की क्लास 6 की। फ्रेंड्स, हम लोग पहले क्या है स्टार्टिंग में ही 9th की पॉलिटी कर ली है, लेकिन 6, 7, 8 की पॉलिटी क्या है हमारी बच गई थी, तो वो भी हम लोग कंप्लीट करा लेते हैं, क्योंकि हमारे ना बहुत सारे ऐसे ऐसे पॉइंट्स हैं जो छोटी छोटी कॉमन सी बातें होती है पेपर के लिए, वो हमारी इस चैप्टर में मौजूद है। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर आप लोग को ये चैनल अच्छा लगे तो प्लीज़ यूपीएससी एजुकेशन पॉइंट को सब्सक्राइब कर लें। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए आज की क्लासेस स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला चैप्टर है हमारा विविधता। विविधता क्या होती है, तो विविधता क्या होती है इस पर हम बात करेंगे फ्रेंड्स। विविधता की समझ, तो आपको आप सबसे पहले हम बात करते हैं कि विविधता क्या होती है। पहले हम विविधता को अगर समझेंगे फ्रेंड्स, तो हमें ये चैप्टर समझ में आएगा, क्योंकि सारी बात से विभिन्नता पे ही है। ठीक है, तो इसके अनुसार क्या होता है, विविधता का अर्थ क्या है, तो लिंग, जाति, प्रजाति, भाषा, चिंतन स्तर, सामाजिक आर्थिक स्तर, विकलांगता, व्यवहार और धर्म से संबंधित होता है। ये सब क्या है, किसी की जाति से, प्रजाति से। फ्रेंड्स, मेरी थोड़ी ना तबीयत खराब है, इस वजह से वीडियो भी आप लोगों की नहीं रह रही थी। आप थोड़ी बहुत मैं बेटर हुई हूँ तो वीडियो बना रही हूँ, बट आप लोग कोऑपरेट कीजिएगा। तो चलिए, आप लोग इतना है, विकलांगता जो भी है ना, लिंग, जाति, प्रजाति की, सब सामाजिक आर्थिक स्तर, धर्म से संबंधित, ये सब क्या है हमारा विविधता कहलाता है। अब विविधता का मुख्य कारण क्या है, तो फ्रेंड्स मुख्य कारण है क्या कि इसके अलावा मनुष्य की जो सामाजिक और सांस्कृतिक, जो समाज की और सांस्कृतिक जो होते हैं, भौगोलिक स्थिति जो भी होता है, वो सब क्या है, विविधता का मुख्य कारण है। ठीक है फ्रेंड्स, समझ में आ गया। तो चलिए क्लासेस स्टार्ट कर लेते हैं। आपकी उम्र के 3 बच्चों के ऊपर दिए गए चित्र बनाए, खाली बक्से में आपके चित्र। ये फ्रेंड्स कुछ है नहीं, ये सिर्फ चित्र बनाने के लिए ऐसी नॉर्मल सी बातें जो बच्चों को समझाई जाती है, वही है। चलिए हम क्लासेस स्टार्ट करते हैं, यहाँ से स्टार्ट करते हैं। क्या कहता है हमारी बुक, आपकी अध्यापिका की सहायता से यह पता कीजिए कि आप में से कितनी साथियों के जवाब एक जैसे हैं। क्या कक्षा में कोई ऐसी साथी भी है जिसकी सूची आपकी सूची के हूबहू मिलती है। इसमें क्या बोल रहा है, जो ऊपर जो चित्र बनाने के लिए कहा गया है, सबको बनाने के लिए कहा गया है, मतलब इसमें मैच करना है कि किसकी हूबहू है, तो शायद नहीं हो। हालांकि ऐसा होगा कि कई साथियों के कुछ जवाब आपके जवाबों से मिलते जुलते होंगे, लेकिन जवाब क्या एक जैसे मिलते जुलते होते हैं, लेकिन शकल एक जैसे होते हैं, नहीं होते हैं। कितने साथियों को आपके जैसी किताबें पढ़ना पसंद है, आपकी कक्षा के विद्यार्थी कुल मिलाकर कितनी भाषाएं बोलते हैं। इनसे आप अब तक आपको यह अंदाजा हो गया होगा कि कई मामलों में आप अपनी साथियों की तरह हैं और कई मामलों में आप उनसे बिल्कुल अलग हैं। मतलब इन चीज़ों से आपको ये पता चल गया होगा फ्रेंड्स कि आप जैसे आपके फ्रेंड्स वगैरह उनके जैसे आप, कई चीज़ों में आप उनके जैसे हैं, कई चीज़ों में उनके जैसे आप नहीं हैं, अलग हैं। तो दोस्ती करना, क्या ऐसे इंसान से दोस्ती करना आपके लिए आसान होगा जो आपसे बहुत भिन्न है, जो आपसे क्या है बहुत ही अलग है। नीचे दी गई कहानी पढ़े और इस बारे में सोचे। मैंने इसे एक मजाक की तरह लिया, मजाक जो कि फटे पुराने कपड़े पहने उस छोटे से लड़के के लिए था, जो अनपढ़ के भीड़ भाड़ वाले चौराहे की लाल बत्ती पर अखबार बेचता था। मतलब अनपढ़ था। आप लोग चौराहे पे जाओगे, रेड लाइट पे, तो बहुत सारे ऐसे गरीब बच्चे होते हैं जो कुछ बेचकर अपना रोज का खाना वगैरह का इंतजाम करते। जब भी वहां से साइकिल से गुजरता, वह अंग्रेजी का अखबार हाथ में लहराते हुए मेरे पीछे भागता और उस दिन की सुर्खियों को हिंदी अंग्रेजी के मिले जुले शब्दों को चिल्ला कर सुनाता रहता। इस बार मैं पटरी के सहारे रुका और मैंने उससे हिंदी का अखबार मांगा। उसका मुंह खुला का खुला रह गया। उसने पूछा, मतलब आपको हिंदी आती है? उसका मुंह क्या है, खुला का खुला रह गया कि मतलब आपको हिंदी आती है? बिल्कुल, मैंने अखबार के पैसे देते हुए कहा। क्यों, तुमने क्या सोचा? वह रुका। पर आप लगते हो बड़े अंग्रेज हैं। वह बोला, मतलब कि आप हिंदी पढ़ भी सकते हो? मतलब उसे लगा कि वो बहुत ही बड़ा, मतलब ये लड़का है फ्रेंड्स,
ये जो है ना, ये अखबार बेचता है, और ये लड़का है जो इसे रोज देखता था, तो इसे लगा क्या से इन्हें इंग्लिश आती है, सिर्फ हिंदी नहीं आती। तो ये जब ये हिंदी में बोला तो इसे लगा क्या से आपको हिंदी भी आती है। तो इसने कहा हाँ, हाँ बिल्कुल पढ़ सकता हूँ। इस बार मैं थोड़ा अधीर होते हुए बोला, मैं हिंदी बोल सकता हूँ, पढ़ सकता हूँ और लिख भी सकता हूँ। मैंने स्कूल में दूसरे सब्जेक्ट विषय में के साथ हिंदी से पढ़ी है। दूसरा विषय क्या है? हिंदी से पढ़ी। फ्रेंड्स, हम लोग की मातृभाषा आप लोगों को पता है हिंदी है। अंग्रेजी भी हम लोग की मातृभाषा नहीं है, बट काफ़ी अंग्रेजी को ही ज़्यादा मैटर करते हैं। बट आप लोगों को पता है इंग्लिश से ज़्यादा हार्ड हमारी हिंदी है। चलिए आगे बात करते हैं। सब्जेक्ट उसने पूछा। अब जो कभी स्कूल नहीं गया उसको क्या समझ में आएगा कि सब्जेक्ट क्या होता है। जो कभी स्कूल ही नहीं गया, जिसे किसी चीज़ का ज्ञान नहीं है, वो क्या जाने कि सब्जेक्ट क्या होता है। वह कुछ होता है। मैंने किया ही था कि बत्ती हरी हो गई। उसने बताना शुरू ही किया तो क्या हुआ, बत्ती हरी हो गई और मेरे पीछे गाड़ियों के हॉर्न से शोर 100 गुना बढ़ गए। मैंने भी अपने आप को ट्रैफिक के साथ आगे बढ़ने दिया। अगले दिन वह फिर से वहां पर था। अगले दिन क्या है, वो फिर से वहां पर आया। वह एक मुस्कुरा रहा था और मेरी तरफ हिंदी का अखबार पढ़ते हुए उसने कहा, भैया आपको अखबार, अब बताइए ये सब्जेक्ट क्या चीज है। अंग्रेजी का यह शब्द उसकी जबान पर अजीब लग रहा था। ऐसा लगा मानो अंग्रेजी में सब्जेक्ट शब्द का जो दूसरा अर्थ है प्रजा, उस अर्थ में वह उसका प्रयोग कर रहा है। मतलब अगले दिन, अब इसकी मीनिंग देखते हैं फ्रेंड्स। अगले दिन जब वो वहाँ पे रेड लाइट पे आया तो वो लड़का जो था फिर अखबार लेके आया। तो उसने बोला, भैया अब मुझे बताओ कि सब्जेक्ट का मतलब क्या होता है। और जिसे फ्रेंड्स कोई चीज़ पता नहीं है, नॉलेज जो पढ़ना लिखना नहीं जानता है, तो वो बोल नहीं पाएगा सही से। तो उसके जो मुख पे था ना, सब्जेक्ट का मतलब प्रजा लग रहा था। ठीक ना फ्रेंड्स। चलिए, ओह ये कुछ पढ़ाई लिखाई से संबंधित है, मैंने कहा। उसके बाद चूंकि बंती लाल हो गई थी, सो मैंने पूछा, तुम कभी स्कूल गए हो? जब पढ़ाई लिखाई से संबंधित है, मैंने कहा। उसने कहा कि पढ़ाई लिखाई से संबंधित है। जब बत्ती लाल हो गई तो उसने कहा, तुम कभी स्कूल गए हो? तो उसने कहा, कभी नहीं, उसने जवाब दिया। फिर बात बढ़ते हुए उसने गर्व से कहा, मैं जब इतना ऊंचा था तभी से मैंने काम करना शुरू कर दिया। उसने कहा, जब मैं इतना ऊंचा था तभी मैं काम करना शुरू करते हैं। जो गरीब परिवार के लोग हैं फ्रेंड्स, वो छोटे छोटे ही रहते हैं, तो वो लोग काम करना शुरू कर देते हैं क्योंकि उनके खाने पीने की प्रॉब्लम होती है, तो पढ़ेंगे कैसे। उसने मेरी साइकिल की गद्दी के बराबर अपने आप को नापा। पहले मेरी माँ मेरे हाथ आती थी, लेकिन अब मैं अकेले ही कर लेता हूँ। उसकी माँ जो पहले थी उसके साथ, सॉरी फ्रेंड्स, साथ आती थी उनके साथ, लेकिन अब वो क्या है, अकेले ही कर लेता है। अभी तुम्हारी माँ कहाँ है, मैंने पूछा। पर तब तक बत्ती हरी हो गई और मैं चल पड़ा। मैंने उसे अपने पीछे कहीं से चिल्लाते हुए सुना। वो मेरठ में है और उनके साथ बाकी ट्रैफिक के शोरगुल में डूब गया। मतलब उसने बोला कि वो अभी मेरठ में है, लेकिन उसकी बात जो है, ट्रैफिक की जो शोरगुल थी उसमें वो डूब गई, जा नहीं पाई। मेरा नाम समीर है, उसने अगले दिन कहा और बड़े शर्माते हुए मेरा नाम पूछा। उसने बहुत शर्माते हुए क्या हुआ, मेरा नाम पूछा, अपना नाम। यह तो बड़े आश्चर्य की बात थी। मेरी साइकिल डगमगाई। मेरा नाम भी समीर है, मैंने बताया। उसका भी नाम क्या था, समीर था। क्या उसकी आंखें एकदम से चमक उठी। हाँ, मैंने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हें पता है समीर का अर्थ क्या है? उसने कहा, तुम्हें पता है समीर का अर्थ क्या है? हवा और पवन। और पवन पुत्र कौन है, जानते हो ना? हनुमान। तो अब से आप समीर एक और मैं समीर दो। उसने खूब खुश होते हुए कहा। हाँ ठीक है, मैंने जवाब दिया और अपना हाथ आगे बढ़ाया। हाथ मिलाओ समीर दो। उसने कहा, हाथ मिलाओ समीर दो। आप लोग स्कूल में जाते होंगे तो एक ही नाम के बच्चे मिलते होंगे। तो हम लोग के टाइम पे क्या होता था, जैसे एक ही नाम के होते थे, तो जैसे मान लीजिए ज्योति है, ज्योति फर्स्ट, ज्योति सेकंड, ज्योति थर्ड, ऐसे नाम रखा जाता था। उसका छोटा सा हाथ मेरे हाथ में एक नन्ही चिड़िया की तरह समा गया। मैं साइकिल चलाकर आगे बढ़ चुका था, पर उसके हाथ की गर्माहट अब तक महसूस कर रहा था।
लेकिन वो क्या है, साइकिल चला के आगे बढ़ गया, लेकिन उसकी जो हाथ की गर्माहट थी वो अभी तक वो महसूस कर रहा था। अगले दिन उसके चेहरे पर उसकी चिरित मुस्कुराहट नहीं थी। उसकी जो चेहरे पे अगले दिन मुस्कुराहट नहीं थी। मेरठ में बड़ी गड़बड़ हो गई है, उसने कहा। वहाँ दंगों में बहुत लोग मारे गए हैं। दंगों में क्या है, बहुत लोग मारे गए हैं। मैंने मुख्य अखबार की सुर्खियों की तरफ देखा। बड़े बड़े अक्षरों में लिखा था सांप्रदायिक दंगे। लेकिन समीर, मैंने शुरू किया ही था, मैंने मुस्लिम समीर हूँ, वह बोल पड़ा। और मेरे सभी लोग मेरठ में हैं। उसकी आंखें भर आई। जब मैंने उसके कंधे पर हाथ रखा, उसने नज़र ऊपर नहीं उठाई। उसने क्या है, नज़र ऊपर नहीं उठाई। जब उसने कंधे पर हाथ रखा तो समीर एक और समीर दो में कोई 3 अंतर लिखिए। मतलब कोई 3 अंतर लिखने के लिए कह रहा है। फ्रेंड्स, ये हम लोग के यूपीएससी के लेवल पे नहीं है, बट थोड़ा क्या है ना, समझना हमें 6 क्लास है, जिनकी बेसिक कंप्लीट नहीं है उन लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। थोड़ी बातें समझते चलिए। अगले दिन वह चौराहे पर नहीं था। न उसके अगले दिन वह दिखा और न आगे फिर कभी। अंग्रेजी या हिंदी का कोई अखबार मुझे नहीं बता सकता कि मेरा समीर 2 आखिर कहाँ गया। मतलब कोई हिंदी का अखबार ये नहीं बता सकता कि मेरा समीर 2 जो है कहाँ गया। जहाँ समीर 1 को अंग्रेजी ज़्यादा अच्छी आती थी, वहाँ समीर 2 हिंदी बोलता था। हालांकि दोनों की भाषाएं अलग थी। क्या थी, एक को इंग्लिश आती थी अच्छी, तो एक को हिंदी अच्छी आती थी, लेकिन दोनों की भाषाएं क्या थी, अलग थी। फिर भी दोनों एक दूसरे से बात कर पाए। उन्होंने इसके लिए प्रयास किया क्योंकि उनके लिए बात करना महत्वपूर्ण था। उन्होंने क्या है, प्रयास किया। मतलब क्या होता है फ्रेंड्स, आप लोगों को आता है या नहीं आता है ये मैटर नहीं करता है कि आपका पेपर कितना टफ है। अगर आप लोग मेहनत करें धीरे धीरे तो आप लोग की मेहनत रंग जरूर लाएगी। ऐसा नहीं है कि मेहनत हमारा असफल हो जाएगा। चलिए आगे बात कर लेते हैं। समीर 2 की धार्मिक व सांस्कृतिक पृष्ठभूमियां भी अलग थी। दोनों की सांस्कृतिक पृष्ठभूमि, एक हिंदू था तो एक क्या था, मुस्लिम था। दोनों की सांस्कृतिक और जो धार्मिक है दोनों की अलग थी। यहाँ समीर एक हिंदू है, वहीं समीर 2 मुस्लिम है। दोनों में दोस्ती हुई क्योंकि दोनों दोस्त करना चाहते थे। दोनों क्या है, दोस्त हुए क्योंकि दोनों दोस्ती करना चाहते थे। खान पान, पहनावा, धर्म, भाषा आदि की ये विभिन्नता के पहलू है। ये सब क्या है, विभिन्नताएं के पहलू है। खान पान, पहनावा, धर्म, भाषा आदि। चलिए आगे बात कर लेते हैं। आगे विविध धार्मिक और सांस्कृतिक पृष्ठभूमियों के अलावा समीर 1 और समीर 2 कई अन्य मामलों में एक दूसरे से अलग थे। बहुत सारे मामलों में क्या थे, वो एक दूसरे से अलग थे। उदाहरण के लिए समीर ने एक स्कूल में पढ़ाई की थी, जबकि समीर 2 अखबार बेचता था। समीर 1 जो था वो स्कूल में पढ़ाई की थी और दूसरा अखबार बेचता था। समीर 2 को स्कूल जाने का मौका मिला ही नहीं। समीर 2 को क्या, स्कूल जाने का मौका ही नहीं मिला। आपने संभवतः अपने इलाके में ऐसे कई लोगों को देखा होगा जो गरीब है और उनकी भोजन, घर और कपड़े की ज़रूरत भी पूरी नहीं हो पाती। फ्रेंड्स, बहुत लोगों को हम लोग देखते हैं। अगर आप लोगों के फ्रेंड्स अगर कोई है खाना, आप लोग इतना वेस्ट मत कीजिए। अगर कुछ है कि आप लोगों को खाना, जो आपके पास में गरीब है उन्हें दे दीजिए आप खाना। ये कुछ ऐसा है, कपड़े हैं आप लोग को, चलो छोटे हो गए या कुछ है तो आप गरीब को दे दीजिए, वो आप लोग को दुआएं ही देंगे। लेकिन आप लोगों की कभी अगर वही आप फेंक दीजिएगा तो वो किसी काम के नहीं होंगे। हम लोग के होते हैं ना कपड़े, तो हम लोग आस पड़ोस में, हाँ आप ये ले लो या कुछ भी, हम लोग ऐसे करते हैं। उन्हें देना चाहिए। ये फ़र्क उन फ़र्क से अलग है जिनके बारे में हमने पहले पढ़ा। ये विभिन्नता का रूप नहीं है। ये विभिन्नता का रूप नहीं है बल्कि गैर बराबरी का रूप है। ये जो है विभिन्नता का रूप नहीं है। जो गरीबी है, भोजन है, ये किसके है, गैर बराबरी का रूप है। गैर बराबरी का मतलब है कि कुछ लोग के पास ना अवसर है और ना ही ज़मीन या पैसे जैसे संसाधन जो दूसरे के पास है। मतलब कुछ लोगों के पास क्या है, ना पैसे हैं, ना कोई ऐसा ज़मीन जायदाद है जिससे संसाधन दूसरों के पास। इसलिए गरीब और अमीरी विविधता का रूप नहीं है। गरीबी और अमीरी क्या है, विविधता का रूप नहीं है। यह लोगों के बीच मौजूद असमानता यानी गैर बराबरी का रूप है। ये गैर बराबरी का रूप है। विभिन्नता का रूप क्या है, विभिन्नता का रूप है उसकी जाति से, लिंग से,
धर्म से, भाषा से, चिंतन से, सामाजिक आर्थिक तक। लेकिन ये क्या है, गरीबी और अमीरी का ये गैर बराबरी का स्तर है। जाति व्यवस्था असमानता का एक और उदाहरण है। जो जाति व्यवस्था क्या है, असमानता का एक और उदाहरण है। इस व्यवस्था में समाज को अलग अलग समूहों में बांटा गया है। आप लोग को पता है, जाति के हिसाब से ही समाज को क्या है, बहुत अलग अलग रूपों में बांटा गया है। लेकिन जो लोग हैं सब एक है। इन्हें हम ही लोग ने क्या किया है, इस जाति का उस जाति का ऐसे बांटा गया है। लेकिन सभी क्या है, एक ही है। इस बंटवारे का आधार था कि लोग किस किस तरह का काम करते हैं। लोग जिस जाति में पैदा होते हैं उसे बदल नहीं सकते। उदाहरण के लिए आप लोगों को पता है, जब ऋग्वेद हुआ था उसी में चार टुकड़ों में बांट दिया गया था। श्रमिक को, क्षत्रिय को, जो मछली पालन है, उन सभी को उसी टाइम बांट दिया गया था। तो अब तो चलिए आगे बात कर ले। अगर आप कुम्हार के घर जाने में पैदा हो गए तो आपकी जाति कुम्हार हो जाती है और आप बस नहीं बन सकते हैं, और आप बस वही बन सकते हैं। क्या है, जब आप कुम्हार के घर में पैदा लिए तो आप कुम्हार ही बनोगे। अब इस चीज़ क्या है, लेकिन अब के ज़माना में ऐसा कुछ नहीं है। सब लोग अच्छी अच्छी नौकरियां करते हैं। कोई व्यक्ति जाति से जुड़ा अपना पेशा नहीं बदल सकता था, इसलिए उस ज्ञान के अलावा किसी अन्य ज्ञान को हासिल नहीं करना जरूरी नहीं समझ पाता था। कोई लोग क्या थे, अपनी जो जाति होती, जैसे लोहार है तो लोहार का ही काम करेंगे, कुम्हार है तो कुम्हार का ही काम करेंगे, मछली पालन ही का काम करेंगे, तो दूसरा वो लोग ज्ञान नहीं ले पाते थे। लेकिन अब ऐसा कुछ नहीं है। इसके गैर बराबरी पैदा हुई। इससे क्या है, गैर बराबरी पैदा हुई। आप इस बारे में अगले पाठों में पढ़ेंगे। इस बारे में हम लोग अगले पाठ में पढ़ेंगे। क्या है, विभिन्नता हमारे जीवन को कैसे समृद्ध करती है, मतलब विभिन्नता हमारे जीवन को कैसे आगे बढ़ाती है। तो जैसे समीर 1 और समीर 2 दोस्त बने, ठीक वैसे ही आपको भी सहेलियां होंगी जो आपके बहुत अलग होंगी। आपने शायद उनके घर में अलग तरह का खाना खाया होगा, उनके साथ अलग त्योहार मनाए होंगे, उनके कपड़े पहन कर देखे होंगे और थोड़ी बहुत उनकी भाषा भी सीखी होंगी। तो आप लोग देखे होंगे, आप लोग किसी अलग अलग राज्य में जाए या आपकी दूसरी जाति के फ्रेंड्स है तो उनका खाना भी खाते होंगे। हम लोग तो खाते थे, सभी के साथ बैठ के खाते थे, मोमडन होती थी, हमारी हर तरीके की फ्रेंड थी, सभी जातियों के। हम लोग इतना भेदभाव नहीं मानते थे। उनके घर भी जाते थे, उनके त्योहार को भी सेलिब्रेट करते थे, क्योंकि हम सभी क्या है, एक है। आपको शायद तरह तरह के जानवरों, रानियां, साहसिक घटनाएं या भूतों की कहानियां पसंद होंगी। संभवतः है कि आपको खुद कहानी बनना भी पसंद होगा। एक अच्छी कहानी पढ़ने में हमेशा खुशी मिलती है। उसको पढ़कर और ज़्यादा कहानियाँ बनाने के लिए नए नए विचार मिलते हैं। जो लोग कहानियाँ लिखते हैं वे विभिन्न स्रोतों, किताबों, वास्तविक जीवन और कल्पना से प्रेरित होते हैं। जो लोग कहानियाँ लिखते हैं उन लोगों को जीवन के बारे में क्या है, बहुत सारी ऐसी बातें पता रहती है। जो कुछ लोग जंगल में जानवरों के नज़दीक रहे और उन्होंने जानवरों की दोस्ती व लड़ाइयाँ के बारे में कहानियाँ लिखी। काफ़ी लोग अब फॉरेस्ट में रहते हैं और सभी जानवरों के बारे में क्या है, बताते हैं। तो उन लोगों को क्या है, जानवरों के बारे में बहुत ही नज़दीक से पता रहता है। कुछ अन्य लोगों ने राजा रानियों के वृत्तांत पढ़कर प्यार और सम्मान के किस्से लिखे। कुछ ने अपने बचपन की यादों में गोते लगाए। स्कूल और दोस्त की मधुर यादों से मिलाकर कुछ साहस की कहानियाँ लिखी। कल्पना कीजिए कि जिनकी कहानियाँ आपको सुनी या पढ़ी है, उन सभी कहानकारी या कहानियाँ सुनने वाले को ऐसी जगह पर रहना पड़े जहाँ लोग केवल 2 ही रंग के कपड़े पहनते हों, लाल एवं सफ़ेद। एक तरह का खाना खाते हों, शायद आलू। समान रूप से केवल 2 पशु पक्षी को पालते हो, उदाहरण के लिए हिरन और कौवा, और केवल सांप सीढ़ी खेल में अपना मनोरंजन करते हो। ऐसी जगह रहकर वह कैसे कहानी लिख सकते हैं? ऐसी जगह रहकर कैसे कहानी लिख सकते हैं? नहीं लिख सकते हैं। प्लस उनका मन भी नहीं लगेगा, क्योंकि क्या है, मन एट्रैक्टिव चीज़ों पे, मतलब कुछ अलग इन्वेंट करने पे मन लगता है, ठीक ना। भारत में विभिन्नता। भारत विभिन्नताओं का देश है। भारत क्या है, विभिन्नताओं का देश है। हम विभिन्न भाषाएं बोलते हैं, विभिन्न प्रकार का खाना खाते हैं, अलग अलग त्योहार मनाते हैं और भिन्न भिन्न धर्मों का पालन करते हैं। लेकिन गहराई से सोचे तो वास्तव में हम एक ही तरह
की चीज़ें करते हैं। केवल हमारे करने के तरीके अलग हैं। हम विभिन्नता को कैसे समझते हैं। फ्रेंड्स, ये कुछ चीज़ें लिखी हुई हैं, ये हम देख लेते हैं पहले। भारत में लोग विभिन्नता तरीके के निजी लिखे काम करते हैं। मतलब देखिए, बात करना, भक्ति गीत गाना, शादी करना, विभिन्न प्रकार के कपड़े पहनना, ये सभी चीज़ें क्या है, बहुत सारे अलग अलग चीज़ें हैं। करीब 200 वर्ष पहले, जब रेल, हवाई जहाज, बस और कार हमारे जीवन का हिस्सा नहीं थे। 200 पहले क्या है, जब हमारे हवाई जहाज, रेल, बस कुछ नहीं था, तब भी लोग संसार में एक भाग से दूसरे भाग की यात्रा करते थे। तभी भी क्या है, लोग यहाँ से वहाँ जाया करते थे। जैसे रामायण वगैरह में लोग क्या है, कुछ से पैदल ही जाया करते थे। पानी के जहाज में घोड़े या ऊँट पर बैठकर जाया, या फिर पैदल चलकर। जो पानी होते थे वहाँ पे क्या है, जहाज में या घोड़े या ऊँट पर बैठकर जाया करते थे। अक्सर ये यात्राएं खेती और बसने के लिए, नए जमीन की तलाश में, या फिर व्यापार के लिए की जाती थी। ऐसी यात्रा क्यों की जाती थी? या तो खेती करने के लिए, या बसने के लिए कि कौन सा एरिया सही है, या तो क्या है, जानवरों की तलाश में। चूंकि यात्रा में बहुत समय लगता था, इसलिए लोग नई जगह पर अक्सर काफ़ी लंबे समय तक ठहर जाते थे। इस यात्रा में काफ़ी समय लगता था, इसलिए लोग क्या है, वहीं पे ठहर जाते थे। इसके अलावा सूखे और अकाल के कारण भी कई बार लोग अपना घर बार छोड़ देते थे। सूखे और अकाल के कारण भी क्या है, कई बार लोग अपना घर बार छोड़ देते थे। उन्हें जब पेट पर खाना तक नहीं मिलता था, तो वे नई जगह पर जाकर बस जाते थे। जब उन लोग को खाना पीना नहीं मिलता था, तब वो लोग क्या है, नई जगह पर जाके बसा करते थे। कुछ लोग काम की तलाश में और कुछ युद्ध के कारण घर छोड़ते थे। कुछ काम के लिए घर छोड़ते थे, तो कुछ लोग युद्ध के लिए। पहले युद्ध वगैरह बहुत हुआ करती थी। लोग जब नए जगह में बसना शुरू करते थे, तो उनके रहन सहन में थोड़ा बदलाव आ जाता था। जब लोग क्या है, नए जगह बसना शुरू करते थे, तब लोगों को क्या है, उनके रहन सहन में बदलाव आ जाता था। कुछ चीज़ें वे नई जगह की अपना लेते थे, कुछ चीज़ें क्या अपनी नई जगह की अपना लेते थे, और कुछ चीज़ें में वे पुराने ठर्रे पर ही चलते रहते थे, और कुछ चीज़ें क्या है, वो अपने जैसे हैं वैसे ही चलते रहते। इस तरह उनकी भाषा, भोजन, संगीत, धर्म आदि में नए नए पुराने का मिश्रण होता रहता था। इस तरह क्या, उनके खान पीन में, संगीत में, सब चीज़ों में बदलाव आते रहते थे। नई सांस्कृतिक और नई जगह की सांस्कृतिक में आदान प्रदान होता था। इसमें क्या है, आदान प्रदान होता था, और धीरे धीरे एक मिश्रित यानी मिली जुली सांस्कृतिक उभरी। धीरे धीरे क्या है, मिली जुली सांस्कृतिक उभरी। अगर अलग अलग क्षेत्रों का इतिहास देखें, तो हमें पता चलेगा कि किस तरह विभिन्न सांस्कृतिक प्रभावों ने वहाँ के जमीन और सांस्कृतिक के आकार देने में योगदान किया है। जब वहाँ के सांस्कृतिक प्रभावों को देखें, तो वहाँ के जीवन संस्कृति को आकार देने में क्या है, प्रभावित किया है, योगदान दिया है। इस तरह से कई क्षेत्र अपने विशिष्ट इतिहास के कारण विभिन्नता संपन्न हो गए हैं। इस तरह क्या है, क्षेत्र के विशिष्ट इतिहासकार विभिन्नता संतप हो जाते हैं। ठीक इसी प्रकार लोग अलग अलग तरह की भौगोलिक स्थितियों से इस प्रकार सामंजस्य बैठे हैं। ठीक इसी प्रकार क्या है, अलग अलग भौगोलिक स्थिति से वहाँ की सामंजस्य बैठे हैं। उससे भी विभिन्नता उत्पन्न होती है, उससे भी क्या है, विभिन्नता उत्पन्न होती है। उदाहरण के लिए, समुद्र के पास रहने में और पहाड़ी इलाकों में रहने में बड़ा फ़र्क है। मतलब क्या है, समुद्र के पास रहने में और पहाड़ी इलाकों में रहने में क्या है, बहुत बड़ा फ़र्क है। ना केवल वहाँ के लोगों के कपड़े और खान पान के आते में फ़र्क होगा, बल्कि जिस तरह का काम वे करेंगे वो भी उनके अलग होंगे। मतलब हर जगह का काम अलग अलग होता है, एरिया के ऊपर डिपेंड होता है। जिस एरिया में जो चीज़ें जहाँ ज़्यादा मिलेगी, उस तरीके के ही काम मिलेंगे वहाँ पे। शहरों में अक्सर लोग ये भूल जाते हैं कि उनका जीवन उनके भौगोलिक वातावरण से किस तरह गहराई से जुड़ा है। मतलब शहरों में रहने वाले लोग ये भूल जाते हैं कि जो उनका भौतिक वातावरण है, जो वहाँ का वातावरण है, उसी से उनकी क्या है, जीवन जुड़ी हुई है। ऐसा इसलिए कि शहरों में लोग विरले ही अपनी सब्जी या अनाज उगाते हैं। अपनी सब्जी और अनाज क्या है, वो लोग खेतों में उगाते हैं।
वे इन चीज़ों के लिए बाजार पर ही निर्भर रहते हैं। वो इन चीज़ों के लिए क्या है, बाजार पर ही निर्भर रहते हैं। हम लोग भी मान लीजिए यहाँ खेती तो करते नहीं है, बाजार पे ही निर्भर रहते हैं। हर एक चीज़ क्या है, बाजार से ही लानी है। आइए भारत के दो भागों मतलब लद्दाख और केरल के उदाहरण के जरिए ये समझने की कोशिश करें कि किसी क्षेत्र की विभिन्नता पर उनके ऐतिहासिक और भौगोलिक कारकों का क्या असर पड़ता है। अब क्या है कि लद्दाख के बारे में देखते हैं हम। तो जम्मू और कश्मीर के पूर्वी हिस्से में पहाड़ियों में बसा एक रेगिस्तान इलाका है। जम्मू कश्मीर का जो पूर्वी हिस्सा है, जो कहाँ हमारा चीन की तरफ पड़ता है, उसमें क्या है, रेगिस्तान इलाका है जहाँ पर बहुत ही कम खेती संभव है। वहाँ पर बहुत ही कम खेती होती है क्योंकि इस क्षेत्र में बारिश बिल्कुल नहीं होती, क्योंकि इस क्षेत्र में क्या है, बारिश बिल्कुल भी नहीं होती है। यह इलाका हर वर्ष लंबी समय तक बर्फ़ों से ढका रहता है। बहुत ही लंबे समय तक ये सिर्फ बर्फ़ों से ढका रहता है। इस क्षेत्र में बहुत ही कम पेड़ उग पाते हैं। पीने के पानी के लिए लोग गर्मी के महीनों में पिघलने वाली बर्फ़ पर निर्भर रहते हैं। गर्मियों में क्या है, जो पिघलने वाली बर्फ़ होते हैं ना, उस पर निर्भर रहते हैं वो लोग पानी पीने के लिए। इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम है वहाँ पे। देखिए, ये उसी एरिया का है जहाँ के लोग एक खास किस्म के भेड़ पालते हैं जिनसे पश्मीना ऊन मिलता है। यह ऊन कीमती है, इसलिए पश्मीना शॉल बड़ी महंगी होती है। लद्दाख के लोग बड़ी सावधानी से इस तरह ऊन को इकट्ठा करके कश्मीर के व्यापारियों को बेच देते हैं। मुख्यतः कश्मीर में ही पश्मीना शॉलें बुनी जाती हैं। कश्मीर में ही क्या है, पश्मीना शॉलें बुनी जाती है। लेकिन ये ऊन कहाँ से आता है, ये ऊन लद्दाख से आता है। यहाँ के लोग दूध से बने पदार्थ जैसे मक्खन, चीज़ एवं मांस खाते हैं। हर एक परिवार के कुछ गाय, बकरी या याक पालते हैं। रेगिस्तान होने का मतलब ये नहीं है कि पारिवारिक यहाँ आने के लिए आकर्षित नहीं हुए हैं। यहाँ पे क्या है, रेगिस्तान होने के बावजूद यहाँ पे व्यापार आते ही हैं लोग। लद्दाख को व्यापार के लिए एक अच्छा रास्ता माना गया है क्योंकि यहाँ कई घाटियाँ हैं जिनके गुजर का मध्य एशिया के काफिले उस इलाके में पहुँचते थे जिसे आज तिब्बत कहते हैं। एशिया के जो कुछ इलाका है उसे क्या है, उस इलाके को अब तिब्बत कहते हैं। ये काफिले अपने साथ मसाले, कच्चा रेशम, दरियाँ आदि लेकर चलते थे। क्या है, मसाले, कच्चा, ये सब क्या है, लेके चलते थे। लद्दाख के रास्ते ही बौद्ध धर्म तिब्बत पहुंचा। लद्दाख के रास्ते से ही क्या है, बौद्ध धर्म कहाँ पहुंचा, तिब्बत में। तिब्बत में बौद्ध धर्म बहुत लोग हैं। लद्दाख को छोटा तिब्बत भी कहते हैं। लद्दाख को क्या है, छोटा तिब्बत भी कहते हैं। करीब 400 साल पहले यहाँ पर लोग का इस्लाम धर्म से परिचित अब यहाँ अच्छी खासी संख्या में रहते हैं। इस्लाम धर्म के लोग क्या है, अब यहाँ अच्छी खासी संख्या में रहते हैं। लद्दाख में गाने और कविताओं का बहुत ही समृद्ध मौखिक संग्रह है। गाने और कविताओं का क्या है, बहुत ही ज़्यादा लोग यहाँ पे गाते हैं। तिब्बत का ग्रंथ केसर साग लद्दाख में काफ़ी प्रचलित है। तिब्बत का जो साग है, ये केसर ग्रंथ में बहुत ही ज़्यादा प्रचलित है। इसके स्थानीय रूप में मुसलमान और बौद्ध दोनों ही लोग ही गाते हैं और उस पर नाटक खेलते हैं। दोनों ही लोग गाते हैं और उस पर क्या है, नाटक खेलते हैं। केरल में अब बात करते हैं हमने। केरल भारत के दक्षिणी पश्चिम कोने में बसा हुआ राज्य है। केरल क्या है, भारत के सबसे निचले हिस्से में है बसा हुआ। यह एक तरफ समुद्र से घिरा हुआ है। ये क्या है, समुद्र से घिरा हुआ है एक तरफ से, और दूसरी तरफ पहाड़ियों से। दूसरी तरफ क्या है, पहाड़ियों से घिरा है। इस पहाड़ियों पर विभिन्न प्रकार के मसाले जैसे काली मिर्च, लौंग, इलायची आदि उगते हैं। यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा काली मिर्च आपको पता है बहुत ही महंगी आती है। इन मसालों के कारण यह क्षेत्र व्यापारियों के लिए बहुत ही आकर्षित बना हुआ है, इसलिए यहाँ पे व्यापारी बहुत ही ज़्यादा आते हैं। सबसे पहले यहाँ अरबी एवं यहूदी व्यापारी केरल आए। सबसे पहले यहाँ कौन आया, अरबी और यहूदी व्यापारी केरल आए थे। ऐसा माना जाता है कि ईसा मसीह के धर्मदूत संत थॉमस लगभग 2000 साल पहले यहाँ आए। थॉमस क्या है, यहाँ 2000 साल पहले आए। भारत में ईसाई धर्म आने का श्रेय उन्हीं को जाता है। भारत में ईसाई धर्म आने का श्रेय क्या है, इन्हीं को जाता है, संत थॉमस को, धर्मदूत संत थॉमस को। ठीक है। अरब से कई व्यापारी यहाँ आकर बस गए। इब्न बतूता ने जो करीब 700 साल पहले यहाँ आए, 700 साल पहले क्या है, यहाँ आए, अपनी यात्रा वृत्तांत में मुसलमानों के जीवन का विस्तार देते हुए लिखा। जीवन का विस्तार देते हुए क्या है, उन्होंने लिखा कि मुसलमान समुदाय की यहाँ बड़ी इज्जत थी। मुसलमान समुदाय की यहाँ पे क्या है, बहुत बड़ी इज्जत थी।
वास्को डी गामा पानी के जहाज से यहाँ पहुँचे तो पुर्तगालियों ने यूरोप से बाहर तक का समुद्र रास्ता जाना। जब वास्को डी गामा क्या है यहाँ पे पहुँचे तो पुर्तगालियों क्या है यूरोप से भारत का रास्ता, समुद्र का रास्ता उन्होंने जाना। इन सभी ऐतिहासिक प्रभावों के कारण लोग के विभिन्न धर्मों का पालन करते हैं। केरल के लोग क्या है विभिन्न धर्मों का पालन करते हैं। उन्हें यहूदी, इस्लाम, ईसाई, हिंदू और बौद्ध धर्म शामिल है। चीन के व्यापारी भी केरल आए। यहाँ पर मछली पकड़ने के लिए जो जाल इस्तेमाल किए जाते वे चीन जालों से हूबहू मिलते हैं और इन्हें चीना वाला कहते हैं। इन्हें क्या है चीना वाला कहते हैं। तलने के लिए लोग जो बर्तन इस्तेमाल करते थे उसे चीना चट्टी कहते हैं। तलने के लिए जो बर्तन इस्तेमाल करते हैं उसे क्या चीना चट्टी कहते हैं। उसमें चीन शब्द इस बात को इशारा करता है कि उसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई होगी। केरल का उपजाऊ जमीन और जलवायु चावल की खेती के लिए बहुत उपयोग है। केरल का जो जमीन है वो जलवायु के लिए, चावल खेती के लिए बहुत ही ज़्यादा उपयोग है और वहाँ के अधिकतर लोग मछली, सब्जी और चावल खाते हैं। वहाँ के लोग क्या है, केरल के लोग ज़्यादातर मछली और चावल खाया करते हैं। यहाँ केरल और लद्दाख को भौगोलिक स्थिति एक दूसरे से बिल्कुल अलग है। केरल और लद्दाख की जो भौगोलिक स्थिति है वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा क्या है बर्फ़ है और यहाँ पे क्या है पहाड़ियाँ हैं, तो बहुत ही ज़्यादा अलग है। वहीं हम यह भी देखते हैं कि दोनों क्षेत्रों के इतिहास में एक ही प्रकार की सांस्कृतिक प्रभाव करती है। दोनों के इतिहास में क्या है एक ही प्रकार की सांस्कृतिक प्रभाव करती है। दोनों ही क्षेत्रों को चीन और अरब के आने जाने वाले व्यापारियों को प्रभावित करते हैं। यहाँ केरल की भौगोलिक स्थिति ने मसालों की खेती संभव बनाई। वहीं लद्दाख के विशेष भौगोलिक स्थिति ने ऊन के व्यापारियों को आकर्षित नीचे खींचा। इस तरह पता चला है कि किसी भी क्षेत्र में सांस्कृतिक जीवन का उसके इतिहास और भूगोल से प्रायः गहरा रिश्ता है। विविध संस्कृति का प्रभाव केवल बीते हुए काल की बात नहीं है। हमारे वर्तमान जीवन का आधार ही कम के लिए एक जगह से दूसरी जगह जाता है। हर एक कदम के साथ हमारे सांस्कृतिक रीति रिवाज और जीने के तरीका धीरे धीरे उस नए क्षेत्र का हिस्सा बन जाते हैं। उस नए क्षेत्र का क्या है हिस्सा बन जाते हैं जहाँ हम पहुँचते हैं। ठीक इसी तरह अपने पड़ोस में हम लोग अलग अलग समुदाय के लोगों के साथ रहते हैं। हम अलग अलग समुदाय के लोगों के क्या है साथ रहते हैं। अपने रोज़मर्रा के जीवन में हम मिलजुल कर काम करते हैं और एक दूसरे के रीति रिवाज और परंपराओं में घुल मिल जाते हैं। हम लोग क्या है रोज़ मिलजुल कर काम करते हैं जीवन में और क्या है रीति रिवाजों में क्या है घुल जाते हैं। विभिन्नता में एकता। भारत में विभिन्नता या अनेकता को उसकी ताकत का स्रोत माना गया है। भारत में जो विभिन्नता और अनेकता है उसको क्या है उसके स्रोत का ताकत माना गया है। जब अंग्रेजों को भारत का पर राज था तो विभिन्न धर्म, भाषा और क्षेत्र की महिलाओं और पुरुषों ने अपने अंग्रेजों को खिलाफ मिलकर लड़ाई लड़ी थी। भारत के स्वतंत्रता संग्राम में अलग अलग परिवेशों के लोग शामिल थे। भारत में क्या अलग अलग परिवेशों के लोग शामिल थे। उन्होंने एकजुट होकर आंदोलन किया, इकट्ठे जेल गए और अंग्रेजों का अलग अलग तरीके से विरोध किया। अंग्रेजों ने सोचा था कि वे भारत के लोगों में फूट डाल सकते हैं। सोचते थे कि अलग अलग तरीके से विरोध करते थे और भारत के लोगों में फूट डाला करते थे क्योंकि उनमें काफ़ी विभिन्नताएं हैं और इस तरह उनका राज चलता रहे। वो लोग एक दूसरे के फूट डालते थे। अगर आप लोग एक दूसरों में ही लड़ते रहेंगे तो दूसरा क्या है इस चीज़ का फ़ायदा उठाता है। इस वजह से क्या है फ्रेंड्स हमें एक दूसरे से नहीं लड़ना है, हमें एकता बना के रखनी है। मगर लोगों ने दिखला दिया कि वे एक दूसरे के चाहे कितने ही भिन्न हो अंग्रेजों के खिलाफ लड़ी जाने वाली लड़ाइयों में बस वो एक साथ हैं। तो दिन खून के हमारे प्यारे न भूल जाना, खुशियों में अपने हम पर आंसू बहा के जाना। सयाद ने हमारे चुन चुन के फूले तोड़े, वीरान इस चमक में कोई गुल खिला के जाना। दिन खून के हमारे, ये फ्रेंड्स एक स्टोरी है जो क्या है ये अंग्रेजों के लिए जो हमारे हिंदुस्तानी हैं वो ये हमारा मेन टॉपिक ये है हमारा। ये गीत अमृत
अमृतसर में हुए जलियांवाला हत्याकांड के बाद गाया गया था। जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, जहाँ पे क्या है, जलियांवाला बाग हत्याकांड में क्या हुआ था कि लोग कुएं में कहाँ अंग्रेजों ने उन लोगों को बहुत हत्या कर दी थी। तो इस हत्याकांड में ब्रिटिश जनरल ने उस शांति प्रिय निहत्थे लोगों पर खुलेआम गोलियां चला दी थी। जो शांति से वो लोग क्या है, हम वो आंदोलन कर रहे थे, उन पे क्या है, अंग्रेजों ने निहत्थे लोगों पे क्या थी, गोलियां चलाती थी, जो बाग में इकट्ठे होकर सभा कर रहे थे। महिला, पुरुष, हिंदू, मुसलमान एवं सिख कितने सारे लोग थे जो अंग्रेजों के पक्षपात नीति का विरोध कर रहे थे। जो अंग्रेज थे वो पक्षपात नीति का क्या उन लोगों के लिए विरोध कर रहे थे। उनमें से बहुत लोग की जाने गई और उससे भी ज़्यादा घायल हुए। यह गीत उन्हीं शहीदों को याद में लिया गया था। स्वतंत्रता संग्राम के दौरान उभरे गीत और चिन्ह विभिन्नता के प्रति हमारा विश्वास बनाए रखते हैं। जो ये गीत है और उसके जो चिन्ह है वो हमारे विभिन्नता के प्रति क्या हमारा विश्वास जगाए रखता है। क्या आप भारतीय झंडे की कहानी जानते हैं? स्वतंत्रता संग्राम के दौरान ही भारत के इस झंडे की परिकल्पना की गई थी। इस झंडे को सारे भारत के लोगों ने अंग्रेजों के खिलाफ इस्तेमाल किया था। जवाहरलाल नेहरू ने अपनी किताब खोज में लिखी थी कि ये जवाहरलाल नेहरू की किताब थी कि भारत की खोज। उनकी किताब कौन थी? भारत की खोज में लिखी थी कि एकता को बाहर से थोपी हुई चीज़ नहीं है, बल्कि ये बहुत ही गहरी है, जिसके अंदर अलग अलग तरह के विश्वास और प्रथाओं को स्वीकार करने की भावना है। इसमें विभिन्नताओं को पहचाना और प्रोत्साहित किया जाता है। ये नेहरू ही थे जिन्होंने भारत की विविधता को वर्णन करते हुए अनेकता में एकता का विचार दिए थे। ठीक है फ्रेंड्स, रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा रचित हमारा राष्ट्रीय गान, जो राष्ट्रीय गान हमारा है वो किसने लिखा है? रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने। और भारतीय एकता की ही एक अभिव्यक्ति है राष्ट्रीय गान। किस तरह से एकता का वर्णन करता है, इसे अपने शब्दों में लिखिए। तो ये सब लिखने की तो ज़रूरत नहीं है फ्रेंड्स, बस हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। ये हमारा जो यहाँ का चैप्टर था, ये पोर्शन हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट था। तो इसके नोट्स मैं आप लोग को अवेलेबल कर दूँगी शॉर्ट्स वीडियो में, तो आप लोग वहाँ से नोट डाउन कर लीजिएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो थैंक यू सो मच फ्रेंड्स। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आए तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें। थैंक यू।